नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। 2025 भी बीत गया इसी तरह से, ऐसे ही रोजमर्रा के कपड़ों में, ऐसे ही इस पीछे की बैकग्राउंड पे खड़े होकर आपसे बात करते हुए और बहुत सारी जरूरी बातों को समझते हुए, जानते हुए 2026 में उम्मीद करेंगे कि कुछ नया हो और आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। 2025 के जाते जाते इस देश में एक बहस हुई और उस बहस पर इस पूरे देश में बहस छिड़ी। बहस थी कि ऊपर भगवान होता है या नहीं होता है। गीतकार जावेद अख्तर एक मौलवी के साथ बैठकर ये तय कर रहे थे। ये दोनों ही चीजें, इन दोनों का विषय नहीं था, लेकिन एक चीज इस बहस में निकल के आई जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। मैं बिल्कुल फिलॉसफी पे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल धर्म पे नहीं जाऊंगा। मैं तो आपको ये कहने जा रहा हूं कि भैया, अगर भगवान नहीं है तो ये देश चल कैसे रहा है, हम सब जीवित कैसे हैं, 2026 में कैसे जा रहे हैं। तो आप कहेंगे बड़े, आप जो है वो आपने तो बहस का फैसला ही कर दिया। सचमुच जिस तरह से इस देश की सरकार की नीतियां चल रही हैं और जिस तरह से जहर दवाओं के तौर पे लिख लिख के हमको खिलाया जा रहा है केमिस्ट की दुकान से खरीद के, उसमें हमने 2025 पार कर लिया है, तो जरूर ऊपर भगवान होता होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूं जो अभी हाल में 25 साल तक इस देश की सरकार ने हमको जहरीली दवा खिलाई और आखिर में उस पर प्रतिबंध लगाया। ये है खबर, और इस खबर में वो सारी चीजें पता चलती हैं कि हम जीवित हैं ऐसे डॉक्टरों के होते हुए। डॉक्टर ऐसे कुछ कर नहीं सकते हैं, जो नियम आप बना देते हो डॉक्टर को वही दवा लिखनी पड़ती है। ऐसी सरकार के होते हुए, ऐसे भ्रष्ट और चोर नेताओं के होते हुए, ऐसी जबरदस्त मुनाफाखोर लोगों के जीवन से खेलने वाली फार्मा लॉबी के होते हुए और ऐसे बुरे लोगों के होते हुए हम 2026 तक आ गए हैं, तो हमको राहत की सांस लेनी चाहिए। खबर यह है कि एक दवा होती है निम्सुलाइट। ये क्या होती है? निम्सुलाइट एक दवा है जिसको निसिप नाम से भी डॉक्टर बहुत लिखते हैं, और ये दवा है दर्द की दवा। जब किसी को दर्द होता है तो ये दर्द की गोली डॉक्टर दे देता है। भारत सरकार ने इस दवा को बेचने पर आंशिक रोक लगा दी। आंशिक रोक, इसको 100 mg से ज्यादा मात्रा में किसी को नहीं लिखोगे, ये सरकार ने कहा है। और ये कहा है 25 साल बाद। हमारे देश की सरकार 25 साल तक ये जहरीली दवा खिलाती रही। अब आप कहेंगे कि भाई 25 साल तो आपने कह दिया, क्या 25 साल जब पता चलेगा तभी बंद करेंगे? ये क्या बात हो गई? अभी 25 साल सरकार को पता लगा होगा इसलिए कर दिया? नहीं, सरकार ये बात 25 साल से जानती है कि ये दवा जहरीली है, और उसके बावजूद ये दवा इस देश में बेची जा रही है। हम पूरी कहानी समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दवा जहरीली क्यों है। पहले ये समझ लेते हैं। निम्सुलाइड पेट में जाते ही आपके लिवर पे खतरनाक हमला करती है और बड़ी संख्या में लिवर फेलियर के केसेस आए हैं। बड़ी संख्या कितनी? 50,000 लोगों को अगर आप निम्सुलाइड देंगे तो उसमें एक आदमी को लिवर फेलियर का खतरा है। और चिकित्सा विज्ञान में ये बड़ा खतरा होता है, ये छोटा खतरा नहीं है, ये रेयर नहीं है, रेयर ऑफ द रेयर्स नहीं है, ये कॉमन साइड इफेक्ट टाइप का हो गया अगर देखा जाए तो। और जो 50,000 में एक आदमी को ये होता है, उस एक में 20% से 30% लोग जीवित नहीं बच पाते हैं। चूहे की दवा का भी अगर आप पता करोगे तो इतना ही असर होता होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता होगा। बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे। इतनी खतरनाक दवा इस देश में लोगों को खिलाई जा रही थी और अब सरकार ने इस पर रोक लगाई। अब हम इसको सिस्टमेटिक समझते हैं कि सरकार को मैंने क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कही। तो पहले आपको जाना पड़ेगा इस दवा के इतिहास में। दवा 1990 में एक ब्रांड बन गई थी और ये दवा भारत में 1990 में ये दवा भारत की धरती पर आती है। और जब ये भारत में आई तो उसको डॉक्टरों ने भरपूर प्रयोग किया और लॉजिक ये दिया गया कि पेन किलर खाने से आपके पेट के अंदर एसिडिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा जलन होती है पेट में। ये दवा आपके स्टमक के लिए, आमाशय के लिए सुरक्षित दवा है, सुरक्षित पेन किलर है, तो आपको ये दवा दी जा सकती है। और ये तेज असर करती थी और इसको ये कहा गया कि ये बहुत आधुनिक पेन किलर है। डॉक्टरों के पास जा जाके इस दवा को बेचा गया। फार्मा कंपनियों को ये ज़्यादा फायदे का सौदा लगता था क्योंकि इसमें रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती थी, इसमें पेट दर्द वाली बात भी थी और डॉक्टरों के लिए भी, डॉक्टरों को समझाना आसान था। भाई देखो, स्टमक पे सॉफ्ट है, अदरवाइज डॉक्टर पेन किलर देता है या एंटीबायोटिक देता है, कुछ ऐसी दवाएं देता है, साथ में आपको उसको कुछ ऐसी दवाएं दे दी होती हैं जो आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करे। और वो कहता है खाली पेट मत खाना, कुछ खा लेना ताकि आपके पेट की लेयर सुरक्षित रहे। पेट के अंदर से एक लेयर होती है
जो आपके पेट की रक्षा करती है। आपका जो पेट है वो मांस का बना है, आप बाहर से मांस खाते हो हजम हो जाता है, अंदर हमारा पेट खुद हजम नहीं होता। उसकी वजह है पेट की अंदरूनी सतह पे म्यूकस की एक सतह होती है, लेकिन जब ज़्यादा एसिडिटी हो तो वो सतह नष्ट हो जाती है और हमारा अपना पेट भी हमारे उस एसिड से पचना शुरू हो जाता है। इसलिए पेन किलर को खतरनाक माना जाता है पेट के लिए, स्टमक के लिए, बाकी चीज़ें अलग हैं। बहरहाल, और इसको दनादन 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 लोगों को दिया गया। ये दवा 1997 से 2003 के बीच में पूरी दुनिया में खतरनाक दवा के तौर पे पहचानी जा रही थी। फिनलैंड, स्पेन और आयरलैंड ने इस दवा को प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि इससे एक्यूट लिवर फेल्यूर हो रहा था। एक्यूट का मतलब होता है दो तरह की दिक्कतें होती हैं, एक होती है क्रॉनिक, एक होती है एक्यूट। जिन लोगों को थोड़ा मेडिकल टर्म नहीं पता है वो कई बार तेज दर्द को एक्यूट बोल देते हैं, तेज नहीं। अगर कोई दवा आपने दी वो जल्दी से उससे असर हो रहा है, तेजी से, यानी 2 घंटे में हो गया या 1 दिन में हो गया, तो वो एक्यूट कहलाती है। एक धीरे 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 कोई बीमारी बढ़ रही है तो वो कहलाती है क्रॉनिक। तो इसका एक्यूट लिवर फेल्यूर मतलब दवा खाई और सुबह तक या दूसरे दिन शाम तक लिवर फेल हो गया आदमी का। ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, दवा से होने वाली हेपेटाइटिस, यानी एक तरह का पीलिया, जो दवा जब लिवर को नुकसान पहुंचाती है वो। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं देखी गई तो कई देशों ने इसको बैन कर दिया, जिसमें स्पेन है, आयरलैंड है और फिनलैंड है। इसके अलावा अमेरिका ने इस दवा को बिकने की अनुमति कभी नहीं दी। उनके यहाँ पर ये दवा आज भी और पहले दिन से आज तक कभी बिकने की इजाज़त नहीं दी गई। यूएस एफडीए ने इजाज़त नहीं दी। भारत में बाकायदा ये रिपोर्ट आई, इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में ये खबर छपी कि इसको दुनिया भर के देश बंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। और हमारे यहाँ का ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है उसने कहा कि पर्याप्त डेटा नहीं है और जो यूरोप का डेटा है उस डेटा को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ के लोगों का शरीर अलग है, उनका शरीर अलग है, उनका लिवर अलग है। भैया होगा तो भाई ये तब की बात है। तुमने तब से अब तक अपनी स्टडीज क्यों नहीं की? तुमने अपने तरीके से ये पता क्यों नहीं लगाने की कोशिश की कि भाई ये लिवर पे असर डालती है कि नहीं डालती है? सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक देके इस दवा की अनुमति दी जाती रही, पूरी दुनिया इसको बैन करती रही। और सबसे बुरी बात, ये दवा बच्चों को खिलाई जाती रही और इस पर किसी भी बड़े रेगुलेटर ने इस दवा को बच्चों के लिए अप्रूव नहीं किया था। उसके बावजूद सिरप और ड्रॉप्स में लगातार खिलाई जाती रही। 2000 के दशक की शुरुआत से भारत में पहली बार इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, यानी भारत के बच्चों के डॉक्टरों की जो संस्था है वो इस पर सवाल उठाती है और कहती है कि इस पर रोक लगनी चाहिए और बच्चों में इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई। छोटे बच्चों का लिवर खराब कर रही थी ये दवा, जो दुनिया भर में प्रतिबंधित हो गई थी। भारत की सरकार बेचे जा रही थी। डॉक्टरों का काम है सरकार जो रेगुलेशन लाए उसका पालन करे, लेकिन यहाँ डॉक्टर कह रहे थे ये दवा जहरीली है, इसको बच्चों को नहीं देना चाहिए। और उसके बाद कंपनियां कह रही थी कि नहीं, इसको आप ज़्यादा डोज दे रहे हो इसलिए हो रहा है, सही डोज में सुरक्षित है, वगैरह वगैरह। और गलत इस्तेमाल की समस्या बताएगी। लोग खा लेते हैं, दवा खरीद के खा लेते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी भी कुछ दिन पहले कह रहे थे, हमारे मोदी जी, वो भी उसमें आधी कोरी बकवास थी, उस पर भी हम आएंगे और वो ज़रूरी है आपको जानना, एंटीबायोटिक को लेकर जो उन्होंने कहा। मैं आपको 1.5 साल पहले बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। खैर, लगभग 10 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदुस्तान भर के पीडियाट्रिक डॉक्टर कह रहे थे, फार्मा लॉबी लगातार इसको चलाती रही और रेगुलेटरी संस्था कहती रही और डेटा लाओ तब कुछ करेंगे, और डेटा लाओ। और यूरोप में बैन के लिए वही डेटा पर्याप्त था, हमारे यहाँ पर उस डेटा को ये मानने को तैयार नहीं थे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक खिलौना दे दिया, एक पेन दे दिया डॉक्टर साहब को, पेन स्टेट दे दिया। कोई डॉक्टर बड़े वाले रैकेटियर हैं तो उनको भेज दिया भाई विदेश घुमाओ, और ये बताते रहे पेट के लिए अच्छी है, लिवर के केस तो रेयर हैं साहब, 50,000 में एक रेयर है, एक्यूट लिवर फेलियर। खैर, और इसमें जो है इस दवा को एक साथ और भी करना शुरू कर दिया फार्मा कंपनियों ने। इसको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में देना शुरू कर दिया। मसलन ये क्या होता है, जब आप दवा लेके आते हैं तो हिंदुस्तान में, दुनिया के गिने चुने देशों में हिंदुस्तान है जहां पर दवा का मिक्सचर आपको बेचा जाता है। 2 दवा एक साथ होंगी, उसमें 3 दवा एक साथ होंगी। तो निम्सुलाइड को पैरासीटामोल के साथ मिला के, निम्सुलाइड को मसल रिलैक्सेंट के साथ मिला के, निम्सुलाइड को एंटी एलर्जी के साथ मिलाकर आपको बेचा जा रहा था। और इससे जो दवा है वो छिप गई, कॉम्बिनेशन में पड़ी हुई है, वो लोगों को दी जा रही है। क्या हुआ, 2011 में
जब डॉक्टरों ने इतना हायतोबा मचाया तो उसको बच्चों के ऊपर रोक लगा दी गई, वयस्कों में। लेकिन इस रोक को लगाने के बाद भी बड़ों में ये दवा दी जाती रही, बच्चों के ऊपर रोक लगी और ये कहा गया कि भैया अगर बच्चों के लिए ये दवा अनसेफ है तो बड़ों के लिए सेफ कैसे? तो कभी कोई ईमानदार जवाब नहीं मिला। 2011 के बाद ये कंपनियां अदालत चली गईं और दवा लोगों को दी जाती रही। 2011 से 24 तक लगातार इसकी आफ्टर डेथ रिपोर्टिंग कमजोर रही, पता ही नहीं चला कि आदमी किससे मरा है। अब आपको जब 2 दवाएं मिला के दी जाती हैं कि आपको पैरासीटामोल के साथ मिला के दी है, तो उस दवा के खाने से पैरासीटामोल से आदमी मरा है या इससे मरा है, ये कैसे पता करोगे आप? तो कॉम्बिनेशन में छिपा के इसके साइड इफेक्ट छिपा लिए गए और ये हुआ कि जो आफ्टर डेथ रिपोर्टिंग है वो भी कमजोर और लिवर डैमेज को इडियोपैथिक मानकर छोड़ दिया गया। ये क्या होता है? यानी जो समझ में ना आए, जो कारण समझ में ना आए, उसको डाल दो इडियोपैथिक के कोटे में। अज्ञात कारण से हो गया था। अब आप समझिए कि ये कितनी खतरनाक दवा हमको दी जा रही थी। 25 साल से लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं, अंदर के लोग, बाहर के लोग। तब सरकार ने ये एक फैसला लिया कि भैया 200 के डोज में दे सकते हो, यानी भारत में इस दवा की बिक्री प्रतिबंधित नहीं होगी। ये 100 mg में बिकती रहेगी, डॉक्टर भी 100 mg लिखते रहेंगे और ये 100 mg की मात्रा में बाकी चीज़ों में मिलाई जाती रहेगी। जब 2 दवा आप मिक्स करते हो उसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होने वाला है, इसको लेकर हिंदुस्तान के ड्रग कंट्रोलर जनरल को स्टडी करनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। लेकिन कुल मिला के फार्मा कंपनियों ने खूब माल छापा। हिंदुस्तान का जो ड्रग रेगुलेटर है वो उसको टाले जा रहा है ताकि दवाएं बिकती रहें और ये अपने आप में खतरनाक दवाएं हो गई। अब मैं आपके पास आता हूँ प्रतिबंध के इतिहास पे और कैसे कैसे इसके ऊपर आपत्तियां आई, गंभीर आपत्तियां, और कैसे सरकार ने इसको नजरअंदाज किया। 2008 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ड्रग बुलेटिन्स, ये WHO से जुड़ी हुई एक संस्था है, एडवाइजरी बॉडी है। इसकी राय मानना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन इसकी राय का वजन होता है। उसने इंटरनेशनल लेवल पे इस दवा को, निम्सोलाइड को बंद करने का प्रस्ताव रखा। दवा सुरक्षा पर काम करने वाला ये जनरल एक आज़ाद जनरल है और इंडस्ट्री की फंडिंग से मुक्त है, क्योंकि ये एक दवा कंपनियों से पैसे नहीं लेते और WHO के असेंशियल मेडिसिन और रेशनल ड्रग यूज ढांचे के अनुरूप काम करते हैं। 2008 में इसका स्पष्ट निष्कर्ष था कि ये एक्यूट लिवर फेलियर करता है, यानी 2008 में वर्ल्ड वाइड इसको बैन करने की बात हुई। इसका कोई थ्योरेटिक बेनिफिट नहीं है, यानी इससे कोई भी आपका फायदा नहीं होता है। इलाज दर्द के अलावा पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनेक या आपका आइबुप्रोफेन, उससे बेहतर ये है किसी भी मामले में, ऐसा नहीं लगता है। इसलिए रिस्क बेनिफिट रेशियो नकारात्मक है, यानी जितने लाभ हैं उससे ज़्यादा ये खतरनाक है। दुनिया में इस पर प्रतिबंध की बात की गई। इसके अलावा लेकिन सरकार ने इसको खोल दिया। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब भारत में इस पर रोक लगा दी गई थी तो मद्रास हाई कोर्ट ने, बच्चों के लिए रोक लगाई गई थी 2011 में, तो 2015 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस रोक को हटा लिया था, यानी बच्चों के लिए दोबारा खोल दी थी। इस तरह की चीज़ें लगातार हमको परेशान करती रहती हैं। और अगर हम इसको, बातचीत मेरे ख्याल से कंप्लीट है इसमें, अब हम आते हैं मोदी जी वाले ऑप्शन पे। मोदी जी ने हाल में अभी एक बयान दिया है और मोदी जी पे आने के बाद बताऊंगा कि दुनिया भर में, दोबारा से ले लेते हैं, मोदी जी वाले पे भी थोड़ी देर से जाएंगे ना। अब इस दवा की हकीकत समझते हैं जिसको 2025 में मेरी सरकार रोक लगा रही है। ये दवा देखा जाए तो वो काम करती है, इसको काम करने वाली 50 दवाएं मौजूद हैं, उसके बावजूद इतनी खतरनाक जानलेवा दवा हिंदुस्तान में बेची जाती रही, 2025 तक बिकती रही। ये दवाएं, हालत ये है कि यूके यानी ब्रिटेन, USA यानी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इस दवा को कभी अप्रूव नहीं किया, यानी एक भी गोली वहां पर कभी नहीं बेची गई इसकी। जितने दुनिया के बड़े देश हैं, चाहे जापान हो, यूके हो, कनाडा हो, USA हो, उनकी बुद्धि मारी गई थी क्या? लेकिन फिनलैंड, आयरलैंड और स्पेन ने इस दवा को लॉन्च किया और 2 साल के अंदर ही विड्रॉ कर लिया, खतरनाक असर के कारण। और ग्लोबल बैन की पूरी मांग की गई थी, ISDB की, वो मैंने अभी आपको बता दिया। और यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर सख्त जो है वो कदम उठाए और तो और अफ्रीका के कई देशों में भी ये बंद है। अब आते हैं मोदी जी वाली बात पे। मन की बात में मोदी जी ने पिछले दिनों एक बात कही। उन्होंने कहा कि ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में, ये मोदी जी ने जो कहा बता रहा हूँ,
एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। गौर कीजिएगा, ये दवाएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग ये मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो और तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और इन्फेक्शन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। ये मोदी जी का बयान था। इस बयान के बाद हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर बड़े बड़े, वो गुलेरिया साहब जो पहले एम्स में होते थे, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा डराते थे लोगों को, एक चंडीगढ़ के डॉक्टर साहब से बहुत सब लोगों के बयान आने शुरू हो गए, हाँ जी एंटीबायोटिक मत लेना, एंटीबायोटिक। और मोदी जी ने भी कहा एंटीबायोटिक मत लेना। ये फैक्ट के हिसाब से, तथ्य के हिसाब से एक झूठी और गलत बात है। क्यों? ये जब मोदी जी जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि दवाओं का, एंटीबायोटिक का असर कमजोर हो रहा है। और असर कमजोर इसलिए नहीं हो रहा है कि हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं। ये संदेश जाना प्रधानमंत्री की तरफ से कि एंटीबायोटिक दवा नहीं खानी चाहिए, अपने आप में खतरनाक है, आत्मघाती है। अगर हिंदुस्तान में 50 लोग भी इस बात को ऐसा ही समझ लेते हैं जैसा मोदी जी बता रहे हैं और एंटीबायोटिक खाने से इनकार कर देते हैं, कई लोग ऐसे भी मूर्ख होते हैं कि डॉक्टर पर्चे में लिख देता है, बाद में आके कहते हैं हम नहीं खाएंगे, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख दिया, तो ये सामूहिक रूप पे अनेक लोगों की मृत्यु का कारण बन सकता है। एक तो मृत्यु का कारण मैंने आपको बताया, लगातार बांटा जा रहा था और कोई भी असेसमेंट नहीं आफ्टर डेथ वाला कि निम्सुलाइड से 20-25 साल से 30 साल से कितने लोग मर गए होंगे, कौन कौन मर गया होगा। यानी एक ऐसा अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, ऐसी दवा बेची जा रही है जो लोगों के प्राण लेती है। अब प्राण रक्षक दवा के खिलाफ भी मोदी जी बयान दे रहे हैं। तो मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूं, जो अलग अलग जगहों पर मैंने पढ़ा, अलग अलग एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल जर्नल्स को पढ़ा। मोदी जी की बात को स्पष्ट कर रहा हूं, जो उनकी तरफ से होना चाहिए था। जो आईसीएमआर ने कहा है वो नई रिपोर्ट नहीं है, 25 साल पुरानी रिपोर्ट है। जो यूटीआई की ये बात कर रहे हैं, यानी पेशाब के का जो मार्ग होता है, वहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए मैं सुपर बग को लेकर एक आपको एपिसोड बना के दे चुका हूँ कि हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हो गए हैं जिनको आप कोई भी दवा दे दो एंटीबायोटिक, वो मरते नहीं हैं। और वो रिपोर्ट मोदी जी ने मेंशन की है। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो किसी दवा से ना मरे, किसी एंटीबायोटिक से ना मरे, वो बैक्टीरिया इस वजह से पैदा नहीं हो रहे हैं कि आदमी एंटीबायोटिक खा रहा है, वो इस वजह से पैदा हो रहे हैं कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बगैर समझदारी के हो रहा है। आपके देश में आज भी पढ़े लिखे डॉक्टर भी, अनपढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, 3 दिन की दवा आपको पकड़ा देते हैं पुड़िया में। एक एंटीबायोटिक है, उसको 5 दिन खाना ही पड़ेगा। मैं सरल तरीके से समझें, एक जगह एक मटके में अगर 500 कॉकरोच हैं, आपने उसके अंदर कॉकरोच मारने के लिए स्प्रे मार दिया, 400 मर गए। दूसरे दिन स्प्रे मारा, 10-20 और मर गए। लेकिन उस घड़े के अंदर अगर 2 कॉकरोच भी रह जाते हैं, 4 भी रह जाते हैं, 10 भी रह जाते हैं, तो 1 महीने के बाद फिर उतने ही कॉकरोच आ जाएंगे। और उसमें हो सकता है कि कुछ कॉकरोच ऐसे हों जो आप स्प्रे डालें और मरे नहीं। तो इसी तरह से शरीर के अंदर जब आप दवा लेते हैं, और आप जब पहले दवा लेते हैं शुरू में एंटीबायोटिक, तो बड़ी तेजी से आपको लाभ होता है, क्योंकि सैकड़ों कॉकरोच मर रहे हैं, सैकड़ों बैक्टीरिया आपके अंदर मर रहे हैं। लेकिन जब आप उस दवा को लेते हैं और दोबारा नहीं लेते हैं, और आपने पता चला 5 दिन का कोर्स है उस दवा का कि 5 दिन खानी चाहिए, तभी अंतिम कॉकरोच या अंतिम बैक्टीरिया मरेगा, उसको आपने 3 दिन में छोड़ दिया, तो बचे हुए बैक्टीरिया जो तैयार हुए, उसमें कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको उस एंटीबायोटिक से असर नहीं हो रहा है। अब वो इन्फेक्शन अगर हमसे किसी और को गया, तो वो व्यक्ति अगर उससे प्रभावित हुआ, तो उसके ऊपर ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की उसको आदत पड़ गई है। फिर उसको दूसरा एंटीबायोटिक दिया जाएगा, और अगर उसको खुदा ना खास्ता उसको भी आपने आधा छोड़ दिया। तो समस्या ये है कि पहली समस्या जो हम सब नागरिक कर सकते हैं, वो पहली समस्या ये है कि हम सब लोग अंडर डोजिंग करते हैं। हम दवा की या तो गोली कम खाते हैं या कम समय तक खाते हैं, ये हमारे करने का है। लेकिन हम एंटीबायोटिक दवा ना खाएं, ये संदेश देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए। दूसरा पहलू, इसमें एक गलती तो मैंने बता दी, चलो हमारी है, मान लिया नागरिकों की, बाकी कर दिया सरकार की। कैसे? जो मुर्गे हैं, जो बकरे हैं, जो लाइव स्टॉक जितना भी आप खा रहे हो, वो मरे नहीं, उसका जीवन अच्छा रहे, उसको बीमारियां ना हो, उनको एंटीबायोटिक ये लोग लगा देते हैं। और जब ये एंटीबायोटिक लगाते हैं और उनके अंदर अगर उस तरह का कोई इन्फेक्शन आता है, या हमारे अंदर वो एंटीबायोटिक आते हैं, तो निश्चित तौर पे वो जो बैक्टीरिया है, वो सूक्ष्म मात्रा में एंटीबायोटिक लेने के कारण उस एंटीबायोटिक के प्रति इम्यून हो जाता है, उससे लड़ना सीख जाता है। जैसे घड़े में कॉकरोच सीख गया था, जैसे हम इंसान
कोविड से लड़ना सीख गए, क्योंकि हमको बीमारी हुई, इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टरों ने कहा था हर्ड इम्यूनिटी आई। क्या हुआ? हम लड़ना सीख गए। हमारा शरीर अब कोविड आएगा तो मरेगा नहीं, सीख गए हम लड़ना। वही कोविड-19 आएगा, कुछ नहीं होगा। उसके कई तरह के वेरिएंट आ चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, तो वो भी लड़ना सीख जाता है। ईश्वर ने सबको जीवित रहने का अधिक से अधिक क्षमता दी है। तो वो जो एंटीबायोटिक है वो खतरनाक है, हो रहा है। दूसरा, आप हमको कह रहे हो दवा मत खाओ, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के हो रहा है खतरनाक। और ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि अगर किसी को दवा एंटीबायोटिक देनी है तो उसका होना चाहिए कल्चर टेस्ट। ज्यादातर लोग आप लोग जानते हैं, फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए कल्चर टेस्ट क्या होता है। एक दवा आपके खून का नमूना, पेशाब का नमूना लेके या थूक का नमूना लेके एक जगह लेबोरेटरी में रखा जाता है। उसके अंदर बैक्टीरिया को खिला पिला के ज्यादा संख्या बनाई जाती है, यानी ज्यादा कॉकरोच बना के घड़ा भर लिया। उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग दवा डाली जाती है एंटीबायोटिक। फिर देखा जाता है कौन से एंटीबायोटिक से ये मर रहे हैं, वो एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो ये जो कल्चर टेस्ट होता है, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, ये टेस्ट किए बगैर एंटीबायोटिक डॉक्टर लिख रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों की भी मजबूरी है, एक मरीज परेशान है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक असर नहीं कर रहा है, कल्चर करने भेजेंगे, कब रिपोर्ट आएगी, और जब एंटीबायोटिक एक काम नहीं कर रहा है तो ज़्यादातर बैक्टीरिया मर चुके हैं, तो वो उसमें भी नहीं आएंगे, संवर्धन में भी नहीं बढ़ेंगे। जब आप उनको खाना डालेंगे तो ज़्यादा संख्या नहीं होगी, तो वो अंदाज से दे देते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप अगर तरीके से दवा देंगे, पूरा कोर्स देंगे, सब देंगे, इसमें डॉक्टरों की भी भूमिका है, इसमें सरकार की भी भूमिका है, इसमें एजुकेट करने की भी भूमिका है। जनता को ये कहना कि लोग समझते हैं एक गोली खा लेंगे समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। आप जब वहाँ मन की बात में बात कर रहे हैं, हम सब देश के लोग आपको गंभीरता से लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि पढ़े लिखे लोग आपका भाषण तैयार कर रहे हैं, आप केवल पढ़ रहे हैं। तो टेलीप्रॉम्प्टर पे जिन्होंने भी लिख के ये डाला है, उनको ये समझना चाहिए कि इस देश के लोगों के जीवन से वो खेल रहे हैं। बहरहाल हम सब बात वहीं आके खत्म होती है। सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सारे दुनिया के महान विभूतियों, फार्मा लॉबी से इन्फ्लुएंस हमारे देश के अलग अलग सिस्टम के लोग, जुडिशरी का एक घनघोर वैज्ञानिक मामलों में फैसले देना, हमारे देश के ड्रग कंट्रोलर की भूमिका, ये सब मिला के उस सब के बावजूद 2026 में आ गए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बच गए हैं। आप नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। जैसे गेम होता है ना, उसमें अगर नहीं मरे तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, वैसे हम नेक्स्ट लेवल में आ गए, 2026 में आ गए हैं। और ईश्वर हमको बार बार पक्का ईश्वर जी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। ईश्वर ना होता तो हम आ जाते क्या 2026 में? ये उसी की कृपा से आए हैं, क्योंकि सब तरफ से जिनके पास में हमारे समाज को चलाने का पूरा सिस्टम है, उन सब तरफ से पूरी कोशिश हुई कि हम सारे कॉकरोच निपट जाएं। लेकिन हम 2026 में खड़े हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो। आने वाला साल बेहतरीन हो। नमस्कार, जय हिंद।